रेप्लिकेशन के बारे में। हमने कहा डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना। हमने कहा जब भी सेल डिवाइड होगा तब डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सो इन द सेल साइकिल जो एस फेज यानी सिंथेसिस फेज होता है, उसी फेज में डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट में उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। बड़े ही ध्यान से सुनना, उस प्रोसेस में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, भाई ये हमारा डीएनए है। बच्चों डीएनए है बड़ा ही लंबा, और डीएनए आपको पता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्ड से टाइटली पैक्ड है। तो जब हमें डीएनए से डीएनए की कॉपी बनानी तो इस डीएनए को ओपन करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो कहाँ से तोड़ना शुरू हो, डीएनए तो बड़ा ही लंबा है, तो ये याद रखना ये जो प्रोसेस है वो ओआरआई पे शुरू होता है। ओआरआई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी जहां पर रेप्लिकेशन की शुरुआत हो। तो एक स्पॉट होता है, मान लीजिए अगर ओआरआई साइट यहाँ है, ये ओआरआई है मान लीजिए, तो अगर ये ओआरआई है तो आपका जो एक्ट होगा, स्टार्ट होगा, वो इस जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखना है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आपको बता दूं बच्चों, बैक्टीरिया तो होता है ना, छोटा सा ही डीएनए होता है बैक्टीरिया में, इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर एक ही ओआरआई साइट होता है, जबकि यूकैरियोट के डीएनए में बहुत सारी ओआरआई साइट्स होती हैं। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ से शुरू हो गया। पहली जरूरी बात है, इस डीएनए को तोड़ो, कट करो। तो ओआरआई साइट पे सबसे पहला जो एंजाइम काम करेगा वो करेगा हेलिकेज। अभी नीट के पेपर में भी हेलिकेज के ऊपर क्वेश्चन आया था, और यही आया था कि ये क्या काम करता है। बड़े सिंपल सी बात है, हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा 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 तो आपका डीएनए खुलने लगेगा, कुछ ऐसे होने लगेगा। सच्चा मैंने, हमें इसके आगे का नहीं बना रही, जहां से शुरू हो रहा है मैं वहां की बात कर रही हूँ। तो ये तो आपका टाइटली अभी भी पैक्ड है, पर ये हेलिकेज आगे बढ़ा चला जा रहा है। मान लो इसको ऐसा मैं बना लेती हूँ, ये हेलिकेज है मान लो, कैंची की तरह काटता जा रहा है। तो इतना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, इसीलिए इतना पार्ट हो गया आपका अलग। ओके, बट आपको पता है कि ये जो डीएनए है, डीएनए का मतलब क्या है, इस चेन का मतलब क्या है? इस चेन का मतलब है यहाँ शुगर होगी, इस चेन का मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस होगा, और इसका मतलब यहाँ फॉस्फेट होगा एक चेन में। और सिमिलरली दूसरी चेन में भी क्या होगी? दूसरी चेन में भी शुगर होगी, दूसरी चेन में भी फॉस्फेट होगा, और दूसरी चेन में भी नाइट्रोजनस बेस होगा जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। पहले इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अभी हेलिकेज ने उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये अलग अलग हो गए। बट ये ए और टी, इनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बड़ी स्ट्रांग है। ये दोनों ही स्ट्रेंथ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ताकि इनके बीच में फिर से बॉन्ड बन जाए। तो इसको फिर से बॉन्ड नहीं बनने देना, इसीलिए एक एंजाइम आके यहाँ पर बैठ जाएगा। ये लो, ऐसे बना दिया मैंने, गोला गोला। क्या है ये? दिस इज एस एस बी पी। एसएसबीपी का नाम क्या है? एसएसबीपी का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन नाम से पता लग रहा है, ऐसे प्रोटीन जो एक सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर गए हैं उन्हीं को हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बोल रहे हैं। ये क्यों बाइंड कर गए इसके साथ? ये इसीलिए इसके साथ बाइंड कर गए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो ये फटाफट एक दूसरे के चिपकने को आ रहे थे, तो हम नहीं चाहते कि ये चिपके, तो इसीलिए हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ जो है वो जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों चेन को स्टेबलाइज करेंगे। अभी क्या डर है? चलो मान लो ये ऐसे तो नहीं चिपकेंगे एक दूसरे के पास, ऐसे आके नहीं चिपकेंगे, पर सोचो ये अपने अंदर ऐसे गोल 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 घूम गई तो, यानी ये जो चेन निकली है वो ऐसे हो जाए तो, यहाँ से भी डीएनए ऐसे हो जाए तो, सुपर कॉइलिंग हो जाए तो, आगे तो जो हो रखा है वो हो रखा है, ठीक है, पर ये सुपर कॉइलिंग हो गई तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंजाइम एक और ऐड करेंगे। मान लो ये एक और एंजाइम मैंने यहाँ ऐड कर दी। कौन है ये? इसका नाम है आपका डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज।
डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज। ये डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज क्या करेंगे, इनको सुपर कॉइल नहीं होने देंगे, सीधे ही रहो, सुपर कॉइलिंग को रोकेंगे। तो बड़े आसान से 3 स्टेप पढ़े। ओआरआई पे शुरू हुआ, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने उसकी वापस से कॉइलिंग, वापस से ये रीएनील ना हो जाए उस चीज को रोका, एंड डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज ने उसकी सुपर कॉइलिंग को रोक लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इतनी बात में? यानी कि आपका डीएनए सिंगल होता जा रहा है, धीरे 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 और खुलता जा रहा है, फिर सिंगल होता जा रहा है, फ्री होता जा रहा है। क्लियर है? अब आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या बोल रही हूं मैं आपको कह रही हूं कि ये आपकी एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है, ये चेन ऐसे बढ़ी चली आ रही है डीएनए की। सॉरी, कंसेप्ट को क्लियर करना है। आई एम ट्राइंग कि आप लोग के कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर क्या होगा, इधर फॉस्फेट ग्रुप होगा हर किसी का, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐसे जुड़ा भी होगा ऐसे करके, और यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, मान लो एडेनिन है, मान लो ग्वानिन है, मान लो साइटोसिन है, ये डीएनए की एक चेन है, और ये ऐसे ऐसे कैसे करके क्वाइल, पर इतनी खुल गई है, ऐसे ही कोई दूसरी चेन जा रही है, तो आपको यहाँ पे नई चेन ऐड करनी है। सो नई चेन आप कैसे ऐड कर सकते हो भाई, ये है, तो आप इसकी उल्टा अपोजिट चेन यहाँ ऐड कर दो ऐसे। आप एक और न्यूक्लियोटाइड ले आओ, या एडेनिन है या थाइमिन लाओ, इनके बीच में बॉन्ड बना दो, एक और अगला न्यूक्लियोटाइड लाओ, उसको ऐड करो, है ना, फॉस्फेट, उसको ऐड करो, साइटोसिन, इनके बीच में बॉन्ड बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे आप न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाओ, आपका डीएनए निकल आएगा एक और। आर यू गेटिंग और नॉट? क्या कहना चाह रही हूँ मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई ये आपका डीएनए है, ये डीएनए ओपन हो रहा है, एक चेन अलग जा रही है, दूसरी चेन अलग जा रही है, तो आप एक नया ऐड करते जाओ यहाँ पर, ये डीएनए आपका नया बनता जाएगा, इसमें भी ऐड करते जाओ, तो आपका नया डीएनए बनता जाएगा। तो कुल मिला के खुलते खुलते कितने डीएनए हो जाएंगे हमारे पास, 2 डीएनए हो जाएंगे, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। क्या ऐड करते हैं हम हमेशा, हमारा डीएनए किससे मिलकर बना होता है, हमारा डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, तो भाई मुझे चाहिए न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस, मुझे ये चाहिए, राइट, यही चाहिए ना मुझे। कैसे चाहिए मुझे, ये 4 टाइप के चाहिए। एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसके ऊपर क्या लगा हो, एडेनिन। एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड हो जिसके साथ क्या लगा हो, थाइमिन। एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड हो जिसके साथ क्या लगा हो, साइटोसिन। और एक हो जिसके साथ क्या लगा हो, ग्वानिन। 4 टाइप के चाहिए, दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट को बिठाना है। ये चारों टाइप के खूब सारे ये वाले, खूब सारे ये वाले, खूब सारे ये और खूब सारे ये आपके न्यूक्लियस में है। ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपका ये डीएनए खुलता जा रहा है, आपका डीएनए ओपन होता जा रहा है, और इसी न्यूक्लियस में आपके ये न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ये पड़े हुए हैं। अब करना क्या है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को लाना है और यहाँ जोड़ना है, एक जुड़ गया, अगला लाओ, अगला जुड़ गया, अगला लाओ, अगला जुड़ गया, जुड़ते जाओ, यही करना है ना बच्चों, ठीक है। और अपने आप जोड़ोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा, पर कौन सा लाके जोड़ोगे ये तो कोई डिसाइड करेगा ना। तो सबसे पहली बात कि इनमें से ए चाहिए, टी चाहिए, सी चाहिए, जी चाहिए, कौन सा यहाँ पर लाके यहाँ जोड़ना है, इस चीज को डिसाइड करता है एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम भी न्यूक्लियस में ही है, सब चीज न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में डीएनए है, न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियस में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है, सब कुछ न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज बड़ा समझदार है, वो इसमें से चुनेगा और इसके साथ में जोड़ेगा। अगर यहाँ ए वाला होगा तो बच्चों वो किसको चुनेगा, वो इसको चुनेगा, टी वाले को। अगर पेरेंट के अंदर जी वाला होगा तो वो सी वाले को चुनेगा और उसके पास ऐड कर देगा। इतनी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है।
ठीक है। तो अब क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे पड़े हुए हैं, पर आप एक बात बताओ, जब भी हम किसी चीज को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर मैं इसको ले जाके यहाँ जोड़ना चाहती हूँ तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी मिले देगा कौन? एटीपी। पर एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एटीपी को अलग से नहीं यूज कर सकते, इसी के टूटने से एनर्जी निकलनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ये हैं इनका नाम क्या है? इनको मैं बोल सकती हूँ, ये डीएनटीपी है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। ठीक है। अब हम इसको ट्राई फॉस्फेट में, इन सबको हमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम से ट्रीट करूंगी। मैं इन सबको किससे ट्रीट कर रही हूँ? इसको नहीं, इन सबको फॉस्फोराइलेज एंजाइम से। जैसे ही मैं इनको फॉस्फोराइलेज एंजाइम से ट्रीट करूंगी और इनको एटीपी दूंगी, तो बच्चों इन सब के बाहर क्या हो जाएगा? एक की जगह तीन तीन फॉस्फेट आ जाएंगे। तीन फॉस्फेट ऐसे। ठीक है। ऐसे इसके बाहर भी कितने आ जाएंगे? तीन। इसके बाहर भी कितने आ जाएंगे? तीन। इसके बाहर भी तीन। तो हम बोलेंगे अब हमारे न्यूक्लियोटाइड एक्टिव हो गए हैं। अभी तक हमारे न्यूक्लियोटाइड कैसे थे? हमारे न्यूक्लियोटाइड अभी तक इनएक्टिव थे, और हमने अब इनको क्या बना लिया? एक्टिव बना लिया। कैसे बनाया? फॉस्फोराइलेज की मदद से और एटीपी की मदद से। इतनी बात समझ आ गई? सो this will get converted, the monophosphate will get converted into the triphosphate। ठीक है। ऐसे ही कर करके ये सारे रेडी है बच्चों, ये सब फॉस्फेट रेडी है। एक्स्ट्रा दो दो पी लेके ये सब रेडी है कि लो हम एक्टिव हो गए, अब हमें जोड़ लो। क्लियर? तो एक बार रिकॉल करिए पहले यहाँ तक क्या क्या पढ़ा। देयर इज डबल हेलिकल डीएनए which is cutted or attacked by the helicase enzyme at the ORI site, which cuts its hydrogen bond. The SSBP topoisomerase gyrase will avoid its supercoiling, its re-annealing, सब कुछ अवॉइड करेगा। यहाँ तक हमने सिर्फ पढ़ा है। अब हम कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियोटाइड जोड़नी है, जिसके लिए हमने अपने न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव कर लिया है। ओके, आगे देखते हैं क्या होगा। अब होगा ये कि आपका जो डीएनए है, जैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो हम कह रहे हैं शुरुआत तो करवा दो कोई, है ना? तो ये आपका डीएनए है। ये डायग्राम बड़े ध्यान से देखना। इसका मान लीजिए कोई भी एंड 5 मान लो। इसका ये 5 है तो इसका अपोजिट एंड हो गया 3। इसका ये 3 है तो इसका अपोजिट एंड हो गया 5। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले हम उनको तो बाद में चुनेंगे, उनको, इन सबको ना, इनको तो चुन चुन के बाद में डालेंगे। पर पहले हमने एक चेन तैयार कर ली, थोड़ी सी लंबी चेन। कितनी लंबी? एक मैंने इसको नाम दिया प्राइमर, और ये आरएनए प्राइमर है। हम बना रहे हैं डीएनए, पर हमारी बॉडी डीएनए प्राइमर बना ही नहीं सकती, इसीलिए मजबूरी में आरएनए प्राइमर बनाया है। इसको बनाने के लिए प्राइमेज एंजाइम ने काम किया है। प्राइमर क्या है? प्राइमर कुछ नहीं है, यही है। जैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए ना, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चेन को ही प्राइमर बोलते हैं। ठीक है। करीब मान लो आप 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड, तो 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़े हुए हैं, इस चेन को मैंने कह दिया प्राइमर। और इस प्राइमर को पहले मैं जोड़ दूंगी, शुरुआत इससे करवा देती हूँ, बाद में अपनी मर्जी के न्यूक्लियोटाइड में जोड़ती रहूंगी। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू एड प्राइमर। एंड एक बात आपको याद रखनी है, जो भी पेरेंट है, पेरेंट के 3 प्राइम एंड पर हमेशा प्राइमर जुड़ेगा। यानी ये पेरेंट का 3 है तो यहाँ पर मेरा प्राइमर जुड़ेगा। दिस इज, मान लीजिए दिस इज प्राइमर, ये प्राइमर यहाँ जुड़ गया। इसका ये 5 है तो ऑटोमेटिकली जहां तक खुला है उसी को 3 मानना पड़ेगा, तो प्राइमर यहाँ जुड़ेगा। ये प्राइमर, यहाँ पे ये प्राइमर है, यहाँ पे ये प्राइमर है, तो प्राइमर, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, प्राइमर ऑलवेज ज्वाइन एट 3 प्राइम एंड ऑफ पेरेंट। पेरेंट के 3 प्राइम एंड पे, पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ही प्राइमर को जोड़ना है। ऐसा क्यों किया हमने? क्या प्रॉब्लम है? 3 पे क्यों जोड़े? आप ये सोचो, अगर प्राइमर पेरेंट का ये 3 है तो नए वाला और ये वाला अपोजिट होता है ना। अगर इसका 3 है तो ऑब्वियस ही बात है, नए वाले का ये कौन सा एंड बन जाएगा? 5।
राइट और नॉट? अगर पेरेंट का 3 है तो नए का ये कौन सा बन गया? 5 बन गया। यानी अब हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। यानी हम किधर से किधर बढ़ रहे हैं? नए वाले पे 5 से 3 की ओर बढ़ रहे हैं, 5 to 3। हम नए वाले स्टैंड को 5 से 3 की तरफ ले जाते हैं। क्यों ले जाना है? क्योंकि भाई ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम आपको बताया गया था कि एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये न्यूक्लियोटाइड को उठा उठा के ऐड करेगा। और ये जो पॉलीमरेज है ना, ये रीडिंग करता है 5 से 3 की तरफ। ये 5 से 3 जाता है, ये प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। प्राइमर किस एंड पर लगाया जाए और क्यों? तो हमें कहना है प्राइमर हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड लोगे तो पेरेंट के 3 प्राइम पे लगाना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर पेरेंट का 3 प्राइम एंड होगा तो हमारे न्यू स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होगा, तो हमारा न्यू स्ट्रैंड 5 से 3 बनेगा। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 से 3 की तरफ ही बढ़ता है, 5 से 3 की तरफ ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हुआ जाता है। मैम यस, मैम प्राइमर का फंक्शन क्या है? प्राइमर एक्चुअली ध्रुवी इसीलिए चाहिए क्योंकि वो एक इनिशिएटर है। जैसे हम लोग, इररिलेवेंट एग्जांपल है बट स्टिल आई एम गिविंग यू, जिस तरीके से अगर हम कर्ड चाहते हैं तो मिल्क के हम अंदर हमें थोड़ा सा इनोक्यूलम डालना पड़ता है ना एज स्टार्टर, है ना? तो वो इनिशिएटर है। यहाँ पर वो उसको नहीं मिल पा रहा है, इनिशिएट कहाँ से करें? वो थोड़ा सा बन गया तो वो चेन अब आगे बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है हम इसको हटा देंगे बाद में, बस हमें शुरुआत के लिए चाहिए। ठीक है? ओके तो बच्चों अभी तक हमने सिर्फ जितनी बात की, मैं ये पूरा प्रोसेस अगर एक दिन पढ़ाऊंगी, इस बार आप लोगों ने देखा होगा ये चैप्टर हम और स्लो कर रहे हैं, हर बार से स्लो। ये प्रोसेस पूरा एक दिन में खत्म हो सकता है बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक भी तुम्हारे बहुत डाउट आएंगे। आई वॉन्ट कि आप पहले यहाँ तक पढ़ के आए, ठीक है? उसके बाद यहाँ तक के मुझसे कल डाउट पूछे। और to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of latent hybrid densities in a molecules? यस, आपका ये वाला बात कर रहा है वो। आप लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया ना मीजल्सन सेल का। भाई शुरू में ये होता था N15-15 वाला होता था, ठीक है? फिर आपकी ये तो फर्स्ट जनरेशन थी, दिस इज द, सॉरी, दिस इज द पेरेंट, राइट? फिर आपकी आती थी फर्स्ट जनरेशन। जब फर्स्ट जनरेशन आती थी तो उसमें आपके बनते थे हाइब्रिड 15 14 15 14। दिस टेक्स प्लेस इन 20 minutes। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, राइट? एंड ऑब्वियस सी बात है सेकेंड जनरेशन 40 मिनट में सेकेंड जनरेशन आ जाएगी, ठीक है? और 20 मिनट्स ऐड होंगे तो, और 20 मिनट ऐड हो गए यानी 60 मिनट टोटल हो गए, तो कौन सी जनरेशन आई? थर्ड जनरेशन, राइट? और अगर और 20 मिनट्स ऐड हुए यानी 80 मिनट्स का टोटल टाइम हुआ तो कौन सी जनरेशन आई? फोर्थ जनरेशन, राइट? तो यानी कि फोर्थ जनरेशन आएगी 80 मिनट अगर आप ग्रो करना अलाउड करोगे तो। पहली बात तो ये, ओके? जिस तरीके से आपने ये किया, हम लोग सेकेंड जनरेशन तक नॉर्मली करते हैं। सेकेंड जनरेशन का भी आपको पता ही है, इसमें कहीं होगा, सेकेंड में सोचो, ये सेकेंड जनरेशन होती है। फर्स्ट में ये होता है N15-14, सेकेंड में ये होते हैं दो N15-14 वाले यानी दो हाइब्रिड और दो हमारे 14-14। तो अगर यही चीज सेकेंड जनरेशन के लिए करते तो हम कहते 50% हाइब्रिड एंड 50% हमारे नॉर्मल डीएनए। ओके, अब सोचो अगली जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन, तो 15 वाले स्ट्रैंड तो सिर्फ दो में ही जाएंगे। जरा दिमाग लगाओ, 15 वाला तो कितनों में जा पाएगा? दो में। पर टोटल डीएनए कितने हो जाएंगे आपके पास? 8। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फर्स्ट जनरेशन में N15 वाले आपके पास कितने हैं? दो ही हैं। टोटल डीएनए कितने हैं आपके पास? दो। टोटल दो डीएनए हैं। N15 के कितने हैं? दोनों में है ना? सेकेंड जनरेशन आई
तो टोटल डीएनए 2 से कितने डीएनए बन जाएंगे? 4। बट N15 वाला अभी भी आपका कितनों में रहेगा? 4 में से 2 में ही रहेगा, यानी हाइब्रिड 2 में ही पॉसिबल है। देन इज द थर्ड जनरेशन। 4 से कितने बन जाएंगे? 8। पर N15 वाला 8 में से कितनों में होगा? ओनली 2। 2 वुड बी हाइब्रिड, बाकी सब 14 रहेंगे। इफ इट टॉक ऑफ द फोर्थ जनरेशन तो कितने हो जाएंगे? 16। यानी ऐसे 16 डीएनए है। ऐसे कितने डीएनए होंगे? फोर्थ जनरेशन में 16 डीएनए होंगे। 16 में से सिर्फ 2 डीएनए ऐसे होंगे जो 15-14 वाले होंगे, क्योंकि हमने बढ़ाया नहीं ना पोमीडियम। और यानी 2 तो आपके ऐसे होंगे, बाकी 14 आपके डीएनए कैसे होंगे? 14 वाले। कितने होंगे? 14। इज इट क्लियर और नॉट? इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो इसकी परसेंटेज आपको मिलेगी 2 और 14 है तो हम कह सकते हैं 1:7। यस। कितनी परसेंटेज आएगी? हाइब्रिड की आपकी जो परसेंटेज है वो 12.5% रहेगा, और इसकी आपकी 87.5% हो जाएगी। एंड ये मैंने कराया हुआ है, आप फिर से अपने नोट्स को देखो। जहां पर आपका मीजल्स एंड सेल का एक्सपेरिमेंट है, उसी मीजल्स एंड सेल के एक्सपेरिमेंट में मैंने ये लाइन लिखी हुई है। द कंक्लूजन हैज बीन